नमस्कार, न्यूज सर्किल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति है और भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, करारा जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व सैनिक ओम सिंह राणा जी हैं। सर, न्यूज सर्किल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राणा साहब, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए कि आप कौन कौन सी स्वयंसेवी संस्थाओं से अभी जुड़े हुए हैं और क्या कर रहे हैं। योगेश जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी जो असली पहचान है जी, वो एक फौजी की है जी, क्योंकि फौजी हमेशा फौजी रहता है, चाहे वो सेवा में रहे या वो सेवानिवृत्त हो जाए। मेरा नाम ओम सिंह राणा है जी। मैं राष्ट्रीय विकास संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी क्षेत्र का क्षेत्रीय संयोजक हूँ, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का। ये मेरा दायित्व है। ठीक सर, एक चीज़ बताइए, 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हो जाता है और आप पूर्व सैनिक हैं, क्या दिल में चोट लगती है आपको? कैसा महसूस करते हैं आप? यकीन मानिए योगेश जी, अगर खून खोल जाता होगा। जी, मैंने अगर बाहें ना रखी होती नीचे तो मैं आपको अपने रोम दिखाता कि आपके ये शब्द सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हैं जी, क्योंकि मैंने वो वाकया टीवी पर देखा है आप सबकी तरह ही जी। और एक पूर्व सैनिक होने के नाते मुझे पता है कि हमारी क्षमताएं क्या हैं, भारत की सेनाओं की क्षमताएं क्या हैं। सक्षम होते हुए भी, इतना अच्छे से सक्षम होते हुए भी अगर हम अपने ऊपर इतना बड़ा आघात झेल पाए हैं तो वो इसलिए झेल पाए हैं, उसके बाद की जो क्रिया की प्रतिक्रिया होने वाली है वो पूरी दुनिया देखेगी और हम बहुत जल्दी इस प्रतिक्रिया को दिखाएंगे। ठीक। दूसरा एक चीज़ और बताइए, 23 अप्रैल से 22 अप्रैल को हमला होता है और 23 अप्रैल के सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई सारे कानून शुरू कर देती है, जैसे सिंध जल समझौता खत्म कर देना और मतलब स्थगित कर देना, और इसके अलावा भी जो भारत सरकार है वो आतंकियों पर कार्रवाई कर रही है। एक सवाल जो है वो आम जनता के मन में बिल्कुल आता है कि साहब युद्ध कब होगा? तो आप पूर्व सैनिक हैं, ये स्ट्रेटजिकल मूवमेंट को आप कैसे देखते हैं कि युद्ध आखिर होगा, नहीं होगा, कैसे होगा और कब होगा? आपने एक शब्द इस्तेमाल किया है, स्ट्रेटेजिक। जी, देखिए, जब हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो हर देश को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई भी देश हो, छोटे के अगेंस्ट में आपको युद्ध करना हो या बड़े के, जो दुश्मन है उसको कभी भी कमजोर समझकर अपनी रणनीति नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि आपके सामने एक उदाहरण है रशिया और यूक्रेन के युद्ध का। जी, मैं आपको याद दिला दूं, बहुत सारे लोग बोलते थे कि हफ्ते 10 दिन का मामला है, यूक्रेन घुटने पर आ जाएगा। क्या हुआ? 3 साल हो गए ना जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी रणनीति बनाने से पहले कोई भी सरकार 50 बार सोचती है और अपनी तैयारियों के बारे में ठीक से अध्ययन करती है। और अगर मैं आज की बात ना करके आपको, जो हमारी आयरन लेडी बोलते थे और मैं उनका सम्मान करता था, मैं बहुत ओपन दिल से बोलता हूं, हमारी इंदिरा गांधी जी। आपको याद होगा 1971 का वार, बांग्लादेश के साथ जो भी हुआ था, उससे पहले, वार शुरू होने से पहले जनरल मानेकशॉ साहब को इंदिरा गांधी जी ने बुलाया था। अब बुलाकर उनको कहा था मुझे इमीडिएटली युद्ध चाहिए, मुझे सबक सिखाना है बांग्लादेश की बात। आपको याद होगा कि जनरल मानेकशॉ साहब ने यह कहा था कि सॉरी मैडम, मुझे समय चाहिए। जी, इंदिरा गांधी जी को बुरा लगा था, लेकिन उन्होंने कहा था मुझे तैयारियों के लिए समय चाहिए, ये मेरा प्रेरोगेटिव है। और इंदिरा गांधी जी समझदार नेता थी। कुछ भी हो, आप राजनीतिक जो चीजें उनको छोड़ दीजिए, उन्होंने उनको समय दिया था और आपने उसका परिणाम देखा। अपने हिसाब से, अपने तरीके से रणनीति बनाकर, टारगेट सेलेक्ट करके जनरल मानेकशॉ की आर्मी यानी भारतीय आर्मी ने हमला किया और 1971 वार में दुनिया में पहली बार इतने बड़ी संख्या में 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को हमने बंदी बनाया। तो आर्मी को उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए और ये सिर्फ इस वर्तमान सरकार ने ऐसा किया है। इससे पहले कभी ऐसा होता था क्या? हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने सीसीएस की मीटिंग के बाद और कई चक्र की मीटिंग के बाद सेना के तीनों अंगों के अध्यक्षों को और हमारे सीडीएस को बुलाकर यह कहा कि आपको कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो अभी समय और तरीका और स्थान हमारी डिफेंस फोर्सेस तय करेंगी। ये बहुत बड़ा कदम है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। युद्ध किस तरफ जाएगा कोई नहीं कह सकता। एटॉमिक पावर हम भी हैं, एटॉमिक पावर वो भी हैं, भले ही उनके एटॉमिक पावर, उनकी क्वालिटी कैसी भी हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी वर्तमान फोर्सेस जो हैं, जो गवर्नमेंट ने जो फ्री हैंड दिया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए और थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। बहुत जल्दी और बहुत मजबूत क्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी। अच्छा, दूसरा, जब प्रधानमंत्री बिहार की रैली में जाके जब ये कहते हैं कि कल्पना से परे आतंकियों को सजा मिलेगी, दूसरा जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि आप जैसा चाहते हैं
वैसा ही होगा। इस चीज के मायने आप पूर्व सैनिक के तौर पर कैसे निकालते हैं? मैं कि ये क्या होने वाला है? लोगों के अंदर यही जिज्ञासा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का होगा क्या? देखिए, मैं एक पूर्व सैनिक के तौर पर यह बात कह सकता हूं। मैं पार्टी की बात नहीं करता, वो तो सब जानते हैं कि वर्तमान पार्टी कितनी सक्षम है और उसकी सरकार कितनी सक्षम है। मैं एक पूर्व सैनिक के तौर पर कहना चाहता हूं, जब किसी देश का मुखिया यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर ये बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि उनको अपनी डिफेंस फोर्सेज के ऊपर कितना भरोसा है। हमारी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह सक्षम है। हमारे पास सीडीएस है, हमारी पूरी एक सिस्टम है, चेन ऑफ कमांड है, और आप बहुत जल्द इसका एक्शन देखेंगे और एक्शन इतना जबरदस्त होगा जिसका खुलासा हमें यहां नहीं करना चाहिए। जितनी जानकारी मेरे पास है, चाहे वो मेरी अपनी सोच की वजह से है या संकेतों की वजह से है, लेकिन सरकार की कुछ प्लानिंग है, उसके हिसाब से हमें वेट एंड वॉच की स्थिति में होना चाहिए। जबरदस्त एक्शन होगा और पाकिस्तान को जो आतंकवाद समर्थित मामला है उसमें बहुत बड़ा सबक मिलेगा। अच्छा, दूसरा एक चीज राणा साहब और बताइए, राफेल को लेके बड़ी चर्चाएं शुरू होती हैं। राफेल भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको आप पूर्व सैनिक के तौर पर कैसा देखते हैं? दूसरा, एक प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अजय राय जी, वो राफेल को खिलौना बनाकर नींबू मिर्ची मिलाकर उसको दिखाते हैं, लटका कर दिखा रहे हैं। आप पूर्व सैनिक के तौर पर इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखिए मित्र, राफेल, सबसे पहले तो बताइए राफेल कितना महत्वपूर्ण है भारत के बेड़े में जब आ गया है वो? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता था, वो भी समय आपने देखा कि हमारे, अच्छा आप एक बात बताइए योगी जी, क्या कारण है कि 15-15 साल से पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटा दिया जाता है? उसका कोई रीजन होगा ना। गवर्नमेंट भी सोचती है कि 15 साल से ज्यादा की गाड़ी सड़क पर नहीं चल सकती, तो फिर क्या कारण है कि हमारी डिफेंस फोर्सेज को, स्पेशली हमारी वायुसेना को, वे हथियार और वे युद्धक विमान चलाने के लिए मजबूर किया गया है इतने सालों तक, जो बहुत पुराने हो चुके हैं? कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं? जब हमें पता है कि वो जो हमारे युद्धक विमान है वो पुराने हैं, तो क्या हमें उन्हें बदलना नहीं चाहिए था? पुरानी सरकारों ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? जो अनाप शनाप खर्चे थे, घोटालेबाजी थी, सब कुछ था, उसकी वजह से देश की जो सुरक्षा तंत्र था उसको मजबूत क्यों नहीं बनाया गया? अगर इस वर्तमान सरकार ने यह तय किया कि हम भले ही कितने उदारवादी रहें, लेकिन जिसकी सेनाएं मजबूत नहीं होंगी कोई भी उसको आंख दिखा देगा, चाहे वो चाइना हो या दूसरे देश हो। इसलिए इस सरकार ने यह तय किया कि हमारे जो युद्धक विमान हैं उस बेड़े को हम मजबूत बनाएं, और जो मिराज जैसे दूसरे हमारे पुराने एयरप्लेन है, युद्धक विमान है, उनकी जगह पर धीरे धीरे करके, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी सेना है हमारी, इतनी बड़ी जरूरत है हमारी, एक साथ तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो यही रीजन है कि राफेल को लिया गया, और ना लिया गया जितने हैं वो तो हैं ही। आप देखते हैं अभी मरीन राफेल भी आएगा, उसकी मारक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि वो हमारे सशस्त्र सेनाओं के पास एक हथियार साबित होने वाला है। अभी तक तो उसको आपने परखा नहीं है ना इंडियन सिनेरियो में, अभी देखना आगे आगे होता है क्या। बहुत जबरदस्त हमारा जो एक एक एसेट है, बहुत इससे क्रांतिकारी आने वाली है, क्योंकि बहुत ही आधुनिक विमान है। ठीक, राणा साहब एक चीज़ और बताइए कि जब पहलगाम का हमला होता है, ये कहा जा रहा है कि हमास की स्टाइल में आतंकवादियों ने हिंदुओं को चिन्हित करके मारा, जैसे घुटनों के बल बैठाकर, और गर्दन, माथे और गर्दन के बीच में गोली मारी। आप क्या समझते हैं कि जैसे ISIS जो पश्चिम एशिया में जो आतंकी संगठन है, हमास को ले लीजिए, ISIS को ले लीजिए, क्या वो पैटर्न अब इंडिया में दाखिल हो रहा है? उसी तरीके से ही ये काम किया गया? कोशिश करने वाले कोशिश करते हैं, लेकिन इंडियन सिनेरियो में अगर आप देखें वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। पहलगाम आतंकी हमला, आपको भी पता है कितने समय से वहां पर शांति थी। अभी भी मैं कहूंगा कि शांति है, लेकिन ये एक इंसिडेंट है, जबरदस्त इंसिडेंट है, इसका बदला भी लिया जाएगा। लेकिन जहां तक ISIS की बात है, हमास के आतंकवादियों की बात है, वो सिनेरियो अलग है, इजराइल का बॉर्डर अलग है, गाजा पट्टी अलग है, वहां की सिचुएशन अलग है। लेकिन भारतीय सिनेरियो में अगर देखें ये सक्सेसफुल नहीं होंगे। और अच्छा, बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि उनको अंदर कैसे आने दिया है। उनको नहीं पता कि 740 किलोमीटर की जो एक सीमा रेखा है हमारी पाकिस्तान की, जो जम्मू एंड कश्मीर के साथ, जैसे 3300 से ज्यादा है, लेकिन मैं पाकिस्तान की सीमा के उस हिस्से की बात कर रहा हूं जो जम्मू एंड कश्मीर से मिलती है। 740 किलोमीटर, और वो भी ऊंचे नीचे रास्ते, वन, जंगल, घाटियां, झरने, नदियां, इतना आसान नहीं होते 100% आप उसको सैनिटाइज कर सकते हैं। तो ठीक है, वो अंदर आए, उसका जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले क्या होता था, जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं उनको हेमराज का सिर भी याद होना चाहिए, उनको बहुत सारी घटनाएं जो विगत दिनों में हो चुकी उनको भी याद करना चाहिए। आप निश्चिंत रहें,
बहुत जल्दी और सही जवाब दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और बताइए कि भारत के पास राफेल है, सुखोई है, मिग जैसे विमान हैं, कौन कौन से ऐसे विमान जिनका जिक्र अब हो रहा है टीवी चैनल ले लीजिए या पब्लिक डोमेन में, कि जिनके आगे पाकिस्तान 4 दिन भी क्या 1 दिन भी नहीं टिक पाएगा? आप सुखोई की भी जो मारक क्षमता है, ब्रह्मोस ले लीजिए, ब्रह्मोस उस पर आप विश्वास कीजिए। सुखोई है हमारे पास, राफेल अब आ गया, पुराने विमान भी आपने एग्जांपल देखा है ना। हमारे अभिनंदन साहब के पास क्या कोई राफेल था क्या? नहीं। जो लड़ाई जीती जाती है वो मनोबल से जीती जाती है, युद्धक सामान तो होता ही है। अभिनंदन जी के पास क्या राफेल था? क्या F-16 था? नहीं था ना। इन्हीं विमानों से जिनको हम इतने सालों से चलाते आए हैं, उन्होंने F-16 को गिराया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का जो मनोबल है बहुत ऊंचा है, और हमारे राफेल और सुखाई और यहां तक के जो हमने अपग्रेड किए हैं दूसरे विमान भी, मिराज हो या MiG-21 वगैरह, ये सब अच्छी कंडीशन में है। ऐसी कोई बात नहीं है, ना किसी चिंता की जरूरत है, हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। अच्छा, दूसरा राणा साहब एक चीज़ और बताइए, ये कहा जा रहा है कि भारत आपकी बात जब पाकिस्तान पर आक्रमण होगा तो नेवी का बड़ा महत्व होगा, तो नेवल ब्लॉकेज अरब सागर में लगा सकते हैं, क्योंकि नेवी भी सक्रिय हो गई। और जो एयर चीफ मार्शल है, हालांकि उन्होंने परसों उनसे मुलाकात की, सेना अध्यक्ष सारे मिले, तो क्या नेवी को लेकर कुछ नई स्ट्रेटजी बन रही है? देखिए योगेश जी, सच बात यह है कि पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उस पॉइंट को टच किया जिसके बारे में आजकल कोई बात नहीं कर रहा, बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स हमारी आर्म फोर्सेस हैं। आपने पिछले सर्जिकल स्ट्राइक में देखा कि मेन रोल हमारा आर्मी का रहा, उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक देखा जहां पर हमारा एयरफोर्स का मेन रोल रहा। ऐसा नहीं है कि इस बार नंबर नेवी का है, बात वो नहीं है। सिचुएशन ऐसी है कि उसमें नेवी को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ही होगा, और नेवी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी भी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो वारशिप्स हैं वो किसी शहर के अंदर घुसकर हमला करने की जरूरत नहीं है उनको, वो समुद्र के एक हिस्से में रहकर हमला कर सकते हैं। और आपने देखा कि हमारे पास वो वेपनरी है, वो युद्धक सामान है, कि हमें जरूरत नहीं है इतने नजदीक जाके काम करने की। जहां हमारी इन्फेंट्री की जरूरत है वहां वो काम करेगी, जहां हमारे एयरफोर्स की जरूरत है वो काम करेगी। लेकिन हमारे पास जो इंडियन नेवी के पास, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो या युद्धक विमान हो, मरीन जो उनका स्वरूप है, आप निश्चिंत रहिए, इंडियन नेवी इस बार बहुत सक्रियता के साथ पार्टिसिपेट करेगी और उसका बहुत सुखद परिणाम होगा। दूसरा, आप तो सेना में रहे हैं, तो पड़ोसी देश की क्या मूवमेंट रहते हैं, इनके ऊपर भी आपके डिपार्टमेंट में चर्चा होती रहती होगी, इन चीज़ों को आप बारीकी से समझते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन दिनों एटम बम इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, चाइना जो है वो स्ट्रेटजिकल मूवमेंट पे आप देखेंगे, सामरिक दृष्टिकोण पे चाइना पाकिस्तान का कितना सपोर्ट करेगा। जैसे आज अगर यूएनईसी की बात करें तो सिर्फ 15 देशों में सिर्फ 2 देश हैं, पाकिस्तान और चाइना, जिन्होंने पहलगाम हमले पे कुछ नहीं बोला, बाकी 13 देशों ने पहलगाम हमले पे निंदा करी है। तो पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को आप कैसे देख रहे हैं? इसके अतिरिक्त मैं एक बात पे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दुनिया में, पूरी दुनिया में 195 देश हैं। 195 में से 193 देश, 193 कंट्रीज जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। अगर 2 देशों को छोड़ दिया जाए, वेटिकन सिटी को और फिलिस्तीन को, तो 193 देशों के साथ भारत ने अपने कूटनीतिक संबंधों का इस्तेमाल करते हुए इस मामले को ठीक तरीके से कूटनीतिक दृष्टि से उनके सम्मुख रखा, डोजियर दिए। और यही कारण है कि जो लोग चिल्लाते हैं ना कि राफेल है, खिलौना है, क्यों किस लिए खरीदे जब इस्तेमाल नहीं करे, उन लोगों को याद रखना चाहिए जनरल मानेकशॉ जी का समय, जब इंदिरा गांधी जी ने इतना समय लिया था, और आज भी हम शांत नहीं बैठे हैं। हमारे जयशंकर जी, आप देखते हैं विदेश मंत्री जी, अलग अलग दिन खबरें आती हैं, वो अपने डिप्लोमेटिक कार्य में लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक सहमति बना रहे हैं, सभी देश हमारा साथ देंगे। रही बात चाइना पाकिस्तान की, आप समझते हैं कि जब से पीओके का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, उनके पास हमारी जमीन का वो कब्जा है, उन्होंने उस हिस्से में से बहुत बड़ा हिस्सा चाइना को लीज पर दिया है। और यही कारण है कि चाइना ने उसके ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अक्साई चीन जिसको बोलते हैं, मैं अक्साई चीन के आसपास के एरिया की बात कर रहा हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस कंट्री ने इतना बड़ा हैवीली इन्वेस्ट किया हो, तो उसको अपने हितों की चिंता जरूर होगी। तो भले ही हम कितना भी सोचें, अंदरूनी स्तर पर ही सही, चाइना पाकिस्तान का साथ देगा। ओपनली साथ बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने वो खुलकर साथ नहीं दे सकता। ठीक। दूसरा एक चीज़ और है, अभी हालांकि सीधी सीधी जंग तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन भारत ने
सिंधु जल समझौता, अटारी बॉर्डर पे, या जो व्यापारिक रिश्ते थे वो बिल्कुल बंद कर दिए गए। यानी आर्थिक तौर पर तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की कमर टूट रही है। आप बिल्कुल सही कहते हैं। जब हम सिंधु जल समझौते की बात करते हैं तो 6 नदियों का मामला है, और आपने देखा अभी, आपने खबर सुनी होगी कि चिनाब का भी पानी हम रोक चुके हैं। जो लोग बोलते थे कि या तो हमारा पानी हमारे इस दरिया में बहेगा, नहीं तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा, उनको जवाब मिल गया है और आगे बहुत जवाब मिलेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सिंधु जल समझौते का स्थगन वो खत्म नहीं किया है, उसको हमने ओनली सस्पेंड किया है, ताकि कुछ लोगों को अकल आ जाए, अकल हम दिलाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी स्टेप भारत सरकार ने उठाए हैं और जो उठाने जा रही है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, और उनके असर जल्दी दिखाई देंगे, और जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे हमारे डिफेंस फोर्सेस। अच्छा, दूसरा एक चीज, आप पूर्व सैनिक भी हैं, बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, इस बार पक्का इलाज होगा पाकिस्तान का? देखिए, जो स्थितियों को आप जो समझ रहे हैं, जैसे चीजें चल रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान को लेकर भारत अब बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड मूड में है, कि अब उनको माफ करने की कोई गुंजाइश अब बची नहीं? योगेश जी, जो मेरे शब्द होने चाहिए वे एज ए पत्रकार, वो आप ही के शब्द जो है उनसे मैं अपने आप को संबद्ध करता हूं। क्योंकि रीजन क्या है, सर्जरी क्या है, सर्जरी पूरे शरीर को तो काटते नहीं है, सर्जरी में उसी हिस्से को काटते हैं जो सड़ा हुआ है। तो इससे पहले हमने सिर्फ उन हिस्सों को काटने की कोशिश की जो सड़े हुए थे। हमने सोचा कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे कुछ हिस्से में तो उनको अकल आ जाएगी। उसके बाद हमने देखा कि वो जो बीमारी थी वो और थोड़ा बढ़ गई, वो बालाकोट तक पहुंच गई। हमने फिर सर्जरी करी, बालाकोट एयर स्ट्राइक की। हमें लगा कि उसका शरीर थोड़ा सही हो जाएगा, लेकिन आपने देखा फिर वो सुधरने वाले नहीं है। इस बार स्ट्राइक सर्जिकल नहीं होगी। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं निश्चित रूप से सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक ना करता। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे से बहुत आगे की सोच रखने वाले इंसान हैं। उन्होंने अपनी एक प्लानिंग की हुई है, डिफेंस फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेट किया हुआ है, और इस बार सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी, बड़े स्तर पर सबक सिखाया जाएगा, ताकि बहुत सालों तक वो कुछ ऐसा ना कर पाए जो वो करता रहा है, पाकिस्तान जो करता रहा है। एक आखिरी कमेंट आपका, कितने दिनों का पाकिस्तान बचा है अब? ये कहूंगा कि जैसे अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में जो आंतरिक विघटन भी वहाँ बहुत है, चाहे आप बलूचिस्तान का इलाका ले लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा ले लीजिए, सिंध का ले लीजिए, पंजाब का ले लीजिए, तो पाकिस्तान के अंदर ही गृह युद्ध की स्थिति बन गई। तो हम आप आखिरी कमेंट आप बताइएगा दर्शकों को कि अब पाकिस्तान कितने दिनों तक पूरा पाकिस्तान हम देख पाएंगे, वरना विघटन तो होने वाला है। देखिए, पहलगाम हमला तो 22 अप्रैल को हुआ है, लेकिन अगर पिछला कुछ समय देखें आप तो पाकिस्तान के अंदर जो वहां के हिसाब से वो विघटनकारी ताकतें बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि वे लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। चाहे बलूचिस्तान का मामला हो, चाहे इवन पीओके के हिस्से में बहुत ज्यादा विद्रोह की आवाजें उठती रही हैं। तो मैं तो ये कहूंगा, पहले से जो आंतरिक रूप से कमजोर था वो अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ ऐसे कार्य करता रहा है। और आपने तो देखा, मुनीर साहब तो पहले भी आईएसआई के अध्यक्ष रहे हैं, मतलब वो उन्हीं की कमान थी, उन्हीं को उन्होंने वहां पर चीफ बना दिया, आर्मी चीफ। तो आप सोच सकते हैं जिस इंसान ने जैसा सीखा होगा, किया होगा, उसी का असर यहाँ दिखाई देगा। तो आप निश्चिंत रहें, मैं तो यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। और जिस दिन हमारी डिफेंस फोर्सेज ने अपना काम शुरू कर दिया, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने उनको मैंडेट दिया है, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी वो घुटने पर आ जाएंगे। क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं है जो बोलता है, दिखता है, वो पाकिस्तान नहीं है। अंदरूनी रूप से बहुत टूटा हुआ है, वहां पर उनका बहुत विरोध है, और उन लोगों की जो कथने और करने में फर्क है, और आतंकवादियों से घिरा हुआ है। वो आतंकवादियों को नहीं संभाल पा रहे, जिनको उन्होंने पाला है, सांप को दूध पिलाया है, वही सांप अब उनको डस रहा है। आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देखें तो अफगानिस्तान के साथ उनकी सीमा लगती है। अफगान के अंदर तालिबान ने जो उनका हाल किया सबको पता है, जिनको उन्होंने सपोर्ट किया, हमारे खिलाफ जिनको भड़काया, अभी वो उनके लिए नासूर बन गए हैं। उनके अपने खुद के बलूचिस्तान में उनका कितना विद्रोह है, आप देखेंगे बहुत जल्दी वो अपनी कमियों के कारण भी घुटनों पर आएगा। और इंडियन जो डिफेंस फोर्सेज है उनकी क्रिया के रूप में भी उसको सबक मिलेगा। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पाकिस्तान को लेकर जो भारत कदम उठाएगा वो काफ़ी सख्त और कड़े होंगे। और आने वाले दिनों में ये भी देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तान कितने दिनों तक, अगर युद्ध होता है तो कितने दिनों तक टिक पाएगा। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है नहीं। फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आपसे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद योगेश जी।